हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। कोलिज्म, कास्ट एंड रिजर्वेशन। देयर इज अ कोलिज्म एंड कास्ट एंड reservation. They are most important here, but first point here arrive a meaning of colonialism. What is the meaning of colonialism here? The India is a land of multi-faiths and religious, and leading too often to the violence and hatred among to the people. And those who is a fan this religious is a violence do not is a consider religious as a moral order, but it use of the a means of the weapon to the press. There is a political ambitions. A colonialism is still here. There is a lead to be violence as it is a based on the mutual religious hatred. And this phenomenon lead to be a distinctions of between to the communal organization and the religious organizations. Communism extremely is a follow the main feature here. The main feature here show the main feature it is a based on the orthodox and it is a excuse in outlook is a colonialist and consider his own religion to be separate to be other religions, and it is a based on the intolerance and it also gets our intense of dislike of other religions, and it stand for the elimination of other religion, and it is a value, and it is adopt the extremist stress of including use of violence against the people. That is the most important feature for here colonialism. यहाँ जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है संप्रदायवाद और जातीय आरक्षण। देखिए ये चैप्टर जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन सब बच्चों के लिए जिनमें जो है संप्रदायवाद है। देखिए संप्रदायवाद बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि हम संप्रदायवाद में जो है बहुत कुछ जानेंगे भी। अगर सबसे पहली बात यहाँ पर हम करें तो संप्रदायवाद होती क्या है, आखिर संप्रदायवाद किस लिए जो है इतना यूज़ किया जाता है और इसका क्या जो है वैल्यू और क्या अर्थ है और इसमें धर्म में क्या इसकी अपनी जो है विश्वास है। कहते हैं भारत विविधता विश्वास और धर्मों का देश है, यानी आप जानते ही होंगे कि भारत जो है विविधता विश्वास और धर्मों का देश है, यानी यहाँ पर 8 प्रकार के धर्म हैं और कहते हैं बहुत से लोग जो है अपने अपने धर्म पे विश्वास रखते हैं, जिससे यह प्राय हिंसा होती है और लोगों के बीच दोष जो है पैदा होती रहती है, जिसके हम बारे में जो है पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था। वहाँ पर पब्लिक ओपिनियंस जिसमें बहुत कुछ हमने जाना भी था। जो लोग धार्मिक हिंसा में विश्वास करते हैं वे धर्म को नैतिकता के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि वो धर्म को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं धार्मिक जो है विचारधाराओं को लेके हिंसा करवाते हैं और वो अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, और ये जनरली देखने को मिला भी है। आपने देखा होगा कहीं भी इलेक्शन होने से पहले जो है बहुत तरह के हिंसा होती है। तो हिंसा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है राजनीतिक नेता एक्टिव होते हैं और हम जनता जो होते हैं उनकी बातें जो है आंख बंद करके कर लेते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी किसी की राजनीतिक नेता है उसकी बातों को आप लोग जो है अपनी दिमाग के जो है नॉलेज के चश्मों पर रख के समझिए, फिर ही उनकी बातों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना होता है और इस कारण से आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और आप लोग भी जो होते हैं उन पर बहुत ही सरलता से विश्वास कर लेते हो और बहुत सरलता से अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं संप्रदायवाद हर जगह पर फैली हुई है और सभी राजनीतिक नेताओं का सिर्फ एक ही वर्चस्व होता है, एक ही उनका अर्थात होता है कि वो कैसे भी हो कुर्सी प्राप्त करे या कुर्सी पे आसीन रहे। उनसे कुर्सी का जो मोह होता है वो कभी भंग नहीं होता है, इसलिए वो अपने के भी नहीं होते हैं। आपने राजनीति में देखा ही होगा अपने भी जो होते हैं समय समय पर जो है दल बदल लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अपने के भी नहीं होते हैं, फिर आपका कैसे लोग हो सकते हैं? इसलिए कभी भी ऐसी अगर विचारधारा रहती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि नहीं चढ़ना चाहिए। संप्रदायवाद की नींव ही आपसी धार्मिक जो विश्वास पर टिकी हुई है, ये आपको पता ही होगा। संप्रदायवाद का मतलब ही यही होता है कि धार्मिक जो है विषेद होती है, यानी आपस में धार्मिक जो है बातों पर हम चलते हैं, इसलिए यह धार्मिक हिंसा को उत्पन्न करती है और सदैव ही धर्म के प्रति हिंसा उत्पन्न करने में जो है इसका विशेष महत्व रहा है। इससे संप्रदाय संगठन और धार्मिक संगठन के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। संप्रदायवाद की प्रमुख विशेषता यहाँ पर दी गई है, तो चलिए हम देखते हैं संप्रदाय की क्या विशेषता है और ये क्यों जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बात यहाँ पर हम करें पहली जो है विशेषता की, तो ये अंधविश्वास पर आधारित है। देखिए संप्रदायवाद जो होती है अंधविश्वास पे है। अंधविश्वास का मतलब यही होता है जो कि आप आंख बंद कर किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हो और उसका जो है वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो अंधविश्वास कहलाता है।
यह विशुद्ध रूप से दृष्टिकोण पर निर्भर होता है, यानी इसमें कोई शुद्धता नहीं होती है। एक संप्रदायवाद अपने धर्म के दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, धर्म कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, सभी धर्म एक जैसा होता है। धर्म हमें सिर्फ अच्छी बात सिखाती है, न कि आपस में बैर करना सिखाती है। अगर आप कोई भी धर्म के, अगर किसी भी धर्म में आप पढ़ लो, हमें मानवता के साथ जीवन जीने के लिए ही अग्रसर करते हैं, क्योंकि धर्म हमें सिर्फ अच्छी राह पर चलना ही सिखाते हैं, वो आपसी बैर करना नहीं सिखाते हैं। इसलिए सभी धर्म इक्वल होते हैं। हमें हर एक धर्म को जो है वही मान्यता देना चाहिए जैसे हम अपने धर्म को देते हैं। ठीक है, यह सहिष्णुता पर आधारित होती है, यानी ये सहिष्णुता पर आधारित होती है और एक दूसरे धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है। ये भी बहुत बुराई होती है कि हम इसमें क्या होता है संप्रदायवाद में, कि हम दूसरे धर्म के विरुद्ध जो होते हैं प्रचार करते हैं कि ये धर्म जो है गलत है, ये है, फलाना टिमका है। इवन की गलत लैंग्वेज जो कभी प्रयोग किया जाता है, जो आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए काफ़ी होता है। ये दूसरे धर्म होता है उसके मूल्य के समाप्त करने से प्रेरित होता है, यानी वो दूसरे धर्म को जो है बिल्कुल नष्ट तहस करने के फिरात में होते हैं, और इसलिए वो कई तरह की जो है बातें करते हैं जो कि कहते हैं आचार संहिता में नहीं आती है, और आचार संहिता से वो हमेशा ही उल्लंघन करते ही रहते हैं। ये दूसरे के विरुद्ध हिंसा सहित अतिवादी तरीके से स्वीकार कराते हैं, यानी इनका जो भी मदत्व होती है, चाहे वो पैसे की लालच हो, चाहे आपको ज़मीन जायदाद की लालच हो, कोई ना कोई लालच दे के जो है अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए सब सदैव प्रयत्नशील होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विशेषताएँ हैं जो सांप्रदायिकता के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर दिया गया था। Their next topic is impact of colonialism. What is the impact of the colonialism here? The colonialism has driven our society for the long. It is a cause of belief to the orthodox of the tenets and the principle intolerance and the hatred of the other religions and the religious group, and the strength of the historical effect as the communal violence. There is a first point here is the communal violence here. There is a communal violence is a violence is the most is the communal right of the period to the 1947, where rooted in their divided and the rule. The policy of British is the colonial rule. There is the most important, and there is a divided and the rule policy of British rulers. And but after is the partition of the country, section of the India is as a form to the both communities are also be a blame for the problem. A communist violence is the independence India has been to caused by the many factors. Some general factors are first the class division of our society and the backwardness of our economics as the resulting in the uneven development of the economy. And it is the upper class of the less development community that is enjoy a fruit and limited growth, and hence it is there who have to also enjoy to political power. And over a period of times, some section is among this is that to develop paid as a sense of the revolt is a vice versa is that there is a counterparts of in other communities in order to the draw support from the masses of their urban community. And this leader has been often encouraged the communal feeling and strengthness. There is a political support. And this their traditionally belief of the society are perpetuates as there is the advantage of retires. And where the many among to the common people feel the reassured because of some advice to the circumstance, and there is a often land to the religions, and which make them to the volatile of the political manipulation of the flame communal functions, and sometimes leading to be a violence. And the communal violence also increased because communal parties carry one religious a propaganda in offensives of manner. There is a create of ill will be among to member of the various communities. And the political party in the India which adopt to the communal attitudes should be a blame for the encouraging of communal feelings which often case of communal violence. Apart from these general factors, some specific local causes also account for the communal violence in India. First, because it is a power and a struggle, there is a criminal gangs, local rebels between a trade of different community often lead to be such a violence. A large cities are there also prone to the periodic communal strikes because of the power of struggles and the criminal gangs. The communal violence after the demonstrations of the Babri Masjid in 1993 is on the example. And secondly, the communal roots occur in the town which have a history of communal rituals. And Aligarh and Hyderabad, among other cities, suffer from this trend and presence of the large protection of the religious
minorities, increasing of political liberty and between to the upper trust of the other these communities who is often appeal to there is a communal identity for a gain support. Whatever may be in the case of communal violence, and whenever it is occur, it is immediately is attract attempt of the nation. In our society, class identities is still remain sub-market under to caste and communal identities. Which economic problem is become important. The rulings either of our countries manage to convert economical problem like poverty, unemployment, price rise, etc. In the cast of communities once, people should be carefully do not be influenced by such a tragedy. An economical problem of the people like poverty and unemployment must be resolved in the country before the problem of communal violence can be totally eliminated. यदि बात यहाँ पर हम करें अगला पॉइंट जो कि संप्रदायवाद का प्रभाव, देखिए संप्रदायवाद का प्रभाव किस कारणों से रहेगा, ये बहुत बड़ी बात आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, संप्रदायवाद के लंबे समय से हमारे समाज में बांट रखा है और इसके कारण जो है कट्टरवादी सिद्धांतों में विश्वास, दूसरे धर्म के और धार्मिक समूहों के प्रति सहिष्णुता और घृणा, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और सांप्रदायिक हिंसा पैदा होती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत से हमारे इतिहास है उनको जो है लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। कहते हैं बहुत से धर्म के लोग आए और उन्होंने हर एक धर्म के जो है हर धार्मिक चीज़ों को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसके इतिहास जो थी टूट गई, ख़त्म हो गई। बहुत सी ऐसी घटना है जिसको आप हमारे समाज में भी जान सकते हो, जहाँ पर जो है कई मानने में जो है धर्म के प्रति जो है काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। और ये सब होता क्यों है? कोई भी धर्म में कट्टरवादी सिद्धांतों की विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए, जहाँ पर संप्रदायवाद ने जो है अपनी जो है गांठ मजबूत कर ली है। इसके रिगार्डिंग अगर हम पहली पॉइंट देखें तो यही बात आता है कि सांप्रदायिक हिंसा। देखिए आपने सुना ही होगा कई जगहों पर हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा होती है। आखिर सांप्रदायिक हिंसा क्यों होती है और सांप्रदायिक हिंसा से कितना नुकसान हमारे देश को होता है? क्या इससे उन व्यक्तियों की जो है नुकसान होता है जो सांप्रदायिक दंगा करते हैं? तो ये बहुत से क्वेश्चन है जिसके बारे में आप यहाँ पर जानोगे और समझने की कोशिश करोगे कि सांप्रदायिक हिंसा से ना तो किसी की कुछ जाति है, जाति तो हमारा देश की संपत्ति है, ठीक है, हमारा देश की संपत्ति नष्ट होता है। और आप सोचिएगा कि देश का संपत्ति है तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। सरकार कोई कमा के जो है आपके लिए उस संपत्ति का जो है अर्जित नहीं करती है, वो आपसे वो वसूलेगी, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे आपके ज़मीन जायदादों को जो है कवर करने में हो, वो वसूलना आपसे ही है। इसलिए कभी भी सांप्रदायिक दंगा फसाद हो तो आप उससे दूर रहें तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। कई जगह पे सरकार ने ये भी रूल रेगुलेशन लगा दिया है कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक दंगा हिस्सा में जो है लिप्त पाए जाएंगे उनके ज़मीन जायदाद जो होगा नीलामी कर दी जाएगी। तो ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए कभी भी आप इन चीज़ों को जो है आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये हमारे देश के जो है खोखला कर देता है। और इसमें जो होते हैं कोई गलत व्यक्ति जो होते हैं अपना मकसद पूरा कर जाते हैं और कई तरह से जो है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक हिंसा आज से नहीं कई साल पुराना है। अगर बात करें 1947 के पूर्व अधिकांश धार्मिक दंगे अंग्रेजों की जो है उपनिवेश नीति के कारण, फूट डालो राज करो की नीति के कारण हुई थी। आपको पता है कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक ही नीति अपनाया था कि फूट डालो और राज्य करो की नीति। इसमें ये होता था कि वो लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काते थे उनके धर्म के लिए, उनकी भाषा के लिए, उनकी जाति के लिए। तो ये सारे वजह से क्या हुआ कि आपको पता है 1947 की जो पार्टीशन हुई थी उनमें आपने देखा ही होगा कि न जाने कितने सिख और कितने मुस्लिम और कितने हिंदू ने अपनी जान जो थी गंवा दिया था। तो इससे आपसे तो ये बात दूर रही नहीं होगी, आपने कई फिल्मों में कई जगहों पर इस बात को जो है चर्चा भी किया होगा और देखा भी होगा। लेकिन देश के बंटवारे के बाद दोनों ही संप्रदाय के जो है अभिजात वर्ग उसके लिए जिम्मेदार है। आज़ाद भारत में सांप्रदायिक दंगे विविध कारणों से होने लग गए हैं। आज जो देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं छोटी छोटी बातों से जो है आम हो गई है। उनमें से कुछ सामान्य कारण है। प्रथम, समाज का जो है विभिन्न वर्गों में विभाजित होना। देखिए हमारे समाज जो कई धर्म में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर 8 प्रकार के धर्म जो है विद्यमान है। तो इतने धर्म होने से उनके रीति रिवाज भी अलग अलग होंगे।
तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सभी धर्म के लोग हैं, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना ईश्वर को मानने का अधिकार है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी संप्रदाय को इसका कोई तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं जैसा आपका धर्म है वैसा उनका भी है, तो उनके धर्म को भी हमें उतने सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने धर्म को देते हैं, क्योंकि वो भी अपने ईश्वर को मानते हैं। कहते हैं हमारा देश तो ऐसा है जहाँ पर हम पत्थर को भी पूजा करते हैं और पेड़ पौधों को भी पूजा करते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं अपने आस्था पर निर्भर होते हैं, और आस्था हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप गलत काम करो। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है आप सभी जो है देशवासियों के लिए। कहते हैं दूसरे देशों की खराब आर्थिक दशा जिससे असामान्य आर्थिक विकास हुआ है, परिणामतः कम विकसित समुदाय के उच्च वर्गों में सीमित वृद्धि का भरपूर लाभ उठाया है और इससे उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हुई है। आगे चलकर एक अंतराल के बाद इन अभिजात्य वर्गों में आपसी जो है प्रतिद्वंद्व होने लग गया है, यानी आपसी झगड़ा जो है इन्हीं कारणों से हुआ है। कभी इकोनॉमिक्स कारणों से हो जाती है, आर्थिक कारणों से, तो कभी जो है अपना राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए जो है आपस में लोगों को जो है भड़काते हैं। और कहते हैं आज दंगा फसाद का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक नेता ही बनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं सिर्फ आपस में लड़ा देते हैं और अपना सहानुभूति लेने आ जाते हैं। आपने क्रांति फिल्म भी देखा होगा, उसमें जो है बहुत ही सुंदरता के साथ उसमें पेश भी किया गया था कि कैसे राजनीतिक नेता अपने जो है मतलब और अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए कि बस्ती को भी आग लगा देते हैं और वहाँ पर जाते हैं सहानुभूति लेने। तो ये सारी चीज़ें फिल्म में भी बहुत बातों को जो है उजागर करने की कोशिश किया जाता है कि ये जो होते हैं ये अपने ही चाल चल रहे होते हैं। यही बात अन्य समुदायों में भी होता है। आपने समुदाय के समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके नेताओं ने सांप्रदायिक भावना भड़काकर समर्थन प्राप्त करने का सदैव प्रयत्न करते हैं, और ये हर जगह ये बात जो है गंभीरता से लिखी गई है कि यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि नेताएं जो होते हैं सांप्रदायिक भावना भड़का के आपका सिर्फ समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो आप देखते होंगे कि बड़े ही प्यार से सहानुभूति देने आते हैं, वो सहानुभूति देने नहीं आते हैं, वो वोट बैंक बनाने आते हैं कि मैं उस घटना में जाता हूँ और वहाँ जाके ना अपनी सहानुभूति दूंगा। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में बहुत सी घटना घटती रहती है, वहाँ पर राजनीतिक नेता अपना जो है सहानुभूति बटोरने चले जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो आपके घर तक भी पहुँच जाते हैं और आपके यहाँ खाना भी खाने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वो मूर्ख बनाना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ नहीं होते हैं। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं हमारे लिए नहीं होते हैं, वो भी एक पार्टी के बंधनों में बंधे हुए होते हैं। वो अपना कभी भी फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं लेते हैं, वो पार्टी के हिसाब से ही फैसला लेते हैं। इसलिए कोई भी रूल रेगुलेशन जब पास होती है तो प्रधानमंत्री का जो है अपना निजी फैसला नहीं होता, उसमें सारे व्यक्तियों का फैसला होता है और वो पार्टी के दबाव में ही सदैव कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है कई रूल रेगुलेशन ऐसे भी होता है जिनको न चाह के भी रूल रेगुलेशन को लागू करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इन चीज़ों के ही अंतर्गत घूमती रहती है। प्लस समाज की जो है पारंपरिक विश्वास जो है अभी जात वर्ग के लाभ हेतु सदैव प्रयोग होने लगे हैं। यानी आज देखोगे तो जो ये विश्वास होती है सांप्रदायिक दंगा होता है, तो समाज के विश्वास को भी जात वर्गों को लाभ हेतु ये सदैव जो है प्रयत्नशील ही रहते हैं। जब सामान्य जन स्वयं को असुरक्षित समझता है तो धर्म की ओर जो है अपमुख हो जाता है और उसे सांप्रदायिक भावना भड़काकर राजनीतिक करने तथा कभी कभी हिंसा की ओर अग्रसर होने का कारण भी होता है। मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं होती, हिंसा तो भड़का दी जाती है, ठीक है, और ये हिंसा हम आम बंदे नहीं करते हैं, हिंसा भड़काने वाले बड़े लोग होते हैं और हम लोग जो होते हैं आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने ही जान पहचान के व्यक्तियों को जो है ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये कहीं का भी भाईचारा नहीं होता है, ये हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। और जब ये न्यूज़ पूरे देश में फैलता है तो सभी दूसरे देशों को लोग हम पे हंसते हैं कि हम अपने ही लोगों को मार रहे होते हैं, अपने ही लोगों को काट रहे होते हैं। दोस्तों हमारा भारत का ये इतिहास कभी नहीं रहा है। हमारा देश का इतिहास रहा है कि सदैव हम भाईचारों की तरफ हम अपना जीवन व्यतीत किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए रहता है कि अगर आप किसी भी जाति को धर्म को मानने वाले हो लेकिन वो भारत के आप निवासी हो तो आपको सिर्फ इतनी बात समझनी चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं और हमें भारत में निवास करना है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि सांप्रदायिक दल जो है धार्मिक प्रचार के लिए आक्रामक रवैया अपनाते हैं। देखो यहाँ पर भी साफ बात बताई गई है कि जो नेता सब होते हैं वो सांप्रदायिक दल धार्मिक प्रचार के लिए आक्रामक रवैया अपनाते हैं। वो तो धर्म के भी जो है गलत
शरत बोल देते हैं। तो ये बातें बहुत बड़ी बात रहती है आप लोगों को भड़काने के लिए। लेकिन कहते हैं उनकी तो बोलने का तरीका ही अलग होता है, ना तो वो किसी धर्म के होते हैं ना वो संप्रदाय के होते हैं। उनका तो एक ही धर्म होता है, सीट प्राप्त करना। और सीट प्राप्त करने के लिए वो कोई भी चाल चल सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए रहता है और आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के लोग के बीच जो है बनवस्य पैदा होती है। भारत में सांप्रदायिक रुझान रखने वाले राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक भावना भड़काकर जो है सांप्रदायिक हिंसा के दोषी माना भी जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं सांप्रदायिक हिंसा करा करा के जो है आप लोगों को भावनाओं को जो है काफ़ी चकनाचूर कर देते हैं। भारत की वो राजनीतिक पार्टियां जो सांप्रदायिक मांग अपनाती है वो सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए दोषी करार भी दी जाते हैं। यानी उन पे जो है कई तरह के जो है केस भी चलता रहता है, लेकिन उससे कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। आपको पता ही है कि केस तो चलते ही रहते हैं और अपना राजनीति करते रहते हैं, ठीक है। इसी सामान्य कारकों के अतिरिक्त भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए कुछ स्थानीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। प्रथम, तस्करों और अपराधी तत्वों की ताकत बढ़ाने से विभिन्न समुदाय के जो है व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंद कभी कभी हिंसा को जन्म देती है। बड़े बड़े शहरों में जो है तस्करी और अपराधियों के शक्तिशाली होने से जो है प्रायः ऐसी हिंसा होती रहती है। 1993 में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने से भड़की जो है सांप्रदायिक हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने जाने से जो है बहुत बड़ी हिंसा भड़की थी और कहते हैं इसका फैसला जो है 2022 और 21 में आई थी। आप समझ सकते हो कि 1993 का जो केस का जो फैसला था 2021 में आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के जो है न्याय प्रणाली का भी। कहते हैं इतना समय अवधि लगाने से, कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद की जो घटना घटी थी इसमें से बहुत से जो व्यक्तियों को अपराधी बनाया गया था उनमें से बहुत से व्यक्ति जो थे वो स्वर्ग सुहा चुके थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे न्याय प्रणाली की जो है खामियां हैं। उन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा प्राय होती ही रहती है जहाँ हिंसा होने का एक इतिहास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर आप देखते ही हो कि दिल्ली में जो है आए दिन कोई ना कोई हिंसा जो है रूप धारण कर ही लेती है। तो आखिर कारण क्या है? क्या वहाँ के लोगों की बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इस हिंसा करने के लिए? नहीं, वहाँ पर भड़काया जाता है लोगों को। राजनीतिक लोग जो होते हैं अपने सिक्का चला रहे होते हैं और इस भड़के हुए आग से जो है वो अपना रोटी सेकते हैं और अपना कुर्सी को जो है सेव करने की कोशिश करते हैं। इसमें अलीगढ़ और हैदराबाद के अलावा कुछ अन्य शहर भी हैं जहां अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या में दोनों समुदाय के उच्च वर्ग में राजनीतिक द्वंद्व बढ़ती चली जाती है और वो अपने समुदाय के समर्थन प्राप्त करने का सदैव प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी राजनीतिक नेता का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो अपना सीट प्राप्त करें, ठीक है। इसलिए वो जो है आपस में जो है लोगों को भड़काते हैं और अपनी जो है मकसद पूरा करते हैं। तो ये राजनीतिक नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ये सारे हमारे देश के नागरिक हैं और इनके कारण ही हम जीतते हैं और इनके कारण ही हमारा जीवन भी चलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग टैक्स नहीं देंगे सरकार को तो सरकार का भी रोटी रोजी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भड़का के जो है ये हमारे अपने को जो है मरवा देते हैं, वो तो गलत है ना। कहीं कोई भी जो है रूल रेगुलेशन ये बात नहीं बता सकती कि सही है। इसलिए राजनीतिक नेता को ये बात सोचना चाहिए कि हमें ऐसे चीज़ों से हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो है अच्छे विचार से अपने राजनीतिक पार्टी को चलाइए, अपनी अच्छी विचारों से लोगों को समर्थन प्राप्त कीजिए और राजनीति में बने रहिए। आप अच्छे काम कीजिएगा तो 100% लोग जो है आपको जरूर सराहना देंगे और आपको सदैव विजय प्राप्त कराएंगे। ना तो आपकी लालच से लोग समझने वाले हैं और ना ही सांप्रदायिक दंगा फसाद कराने से वो लोग समझेंगे। वो तो कहते हैं हमारा देश की वासी तो ऐसे हैं जिसको अगर प्रेम से दो बातें बोल दो तो वो आपके ही हो जाते हैं। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले भारतवासियों को आपस में भड़काना कदाचित भी उचित नहीं माना जा सकता। सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो भी हो, जब भी यह फैलता है पूरे देश का जो है ध्यान तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे समाज में वर्ग पहचान जाति और संप्रदाय में बदल गई है। हमारे शासक वर्ग यहाँ की आर्थिक समस्या जैसे बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आदि सांप्रदायिक समस्या को बदल देते हैं। लोगों को चाहिए कि वो इस प्रकार के बहकावे में न आए। ये सदैव त्रिपाठी स्टडी भी यही बात कहता है कि सरकार को जो है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जाति और सांप्रदायिक समस्याओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, न कि सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, सिर्फ उनको ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो समस्याएं हैं उनको निपटारे, ना कि उनको और बढ़ा दे। हमारे देश में देखा जाए तो कुछ सालों से जो है बहुत ही इन समस्याओं ने अपना जो है कदम
जो है बरकरार रखा है। ना तो बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना गरीबी, ना महंगाई। कहते हैं महंगाई ने तो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। फिर भी सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ गरीबों को जो है 2 समय की रोटी भी अब प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार अपनी जो है नीतियों से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि आपके जो है 5 किलो गेहूँ चावल से और गेहूँ से लोगों की पेट नहीं भरती है। सिर्फ चावल खा के या गेहूँ गेहूँ खा के उनका पेट नहीं भरा जा सकता। उनको और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिस पे आपने क्या किया है, कर ठूस ठूस के डाल दिया है। तो आम गरीबों से वो सारी चीज़ें दूर होती चली जा रही है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आने वाला समय में कुपोषण के शिकार बच्चे हर घर में नजर आएंगे। तो आप ऐसा क्या लग रहा है आपको कि आप कुपोषण धरती को बनाओगे, कुपोषण जो है भारत को बनाओगे, तो भारत में जो है कैसे आगे जो है दूसरे देशों से जो है 2 4 हाथ कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत की सभी समस्याओं के लिए कि सरकार को जितना हो सके बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पे जो है अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, और उसको जो है सही करने के लिए हर एक संभवतः कोशिश करना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक हिंसा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। कहते हैं हम यहाँ धरती पे रहते हैं और उसके बाद हमारा किया हुआ कार्य ही लोगों को मन में याद रहता है। अगर हम ऐसे चीज़ों को अगर ख़त्म ना कर पाएँ तो कहते हैं लोग भी हमें याद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात सभी राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितना हो सके बेरोजगारी की निश्चित रूप से देश में सांप्रदायिक हिंसा के पूरी तरह से समाप्त होने से पूर्व हल कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में ये बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर पॉइंट अराइव द रोल ऑफ द कास्ट इंडिया सोसाइटी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कास्ट इंडियन society? There is a most important topic arrive here, and there is a third point. The political process of any society is influenced by their nature of society. To understand the nature of society, where we study is the social structure. India as a social culture is best understood in the term of caste system, and wherein the caste is a hierarchical is arranged. Over the year, the caste system developed into an elaborate system to maintain is a social economics inequality in the society. Individual born in and the belonging to a lower caste and the outer caste suffering from many disadvantages, and where is a oppressed and exporting by their upper caste. The condition of the outer caste of Dalit was the particularly is the pathics. The practice is the untouchability, epithelialized and their condition. In the typical Varm Vyavastha, there is a 4 word. There is the most important Varn Vyavastha. There is a word here for the Brahman, their perished, and there is a equivalent class. Kshatriya, warriors, and the ruling class. Vaishya, the producing class, is a peasant and artisan. And Shudra here, those who is a performing is the manual and the political job. And the one must note there that is the Varn Vyavastha is provide more the theory than to actually reality of the caste. In the relative, there is a not for but thousand of caste and jatis in which there is the caste system is organized. It is a possible is the necessaryness of the classify most of the jati in accordance with there is a birth is discriminations, though that is easy to be done at the extreme ends of the social spectrum. Then at the middle ranges, in other words, the birth system is related to the jati in that give to the holistic framework in which is any jati will be fit. That is the most important first point. And second here, a caste is a localized a group having traditional association with their occupation. The principle of birth form or exclusives is based on membership in a caste group. Accordingly, in the choice of the occupation is not open, but it is determined on the basis of the birth in a caste. In addition, caste group have a rules is a governing is the food and marriage. The group is a defined rules and the behavior for it is a member and the exclusive some degrees of authorities and over them including the right to be expelled those who is a live in the authorities. The caste as a group identity is however got a strengthness in the new context of the modern idea and institution. This happened because it is because one of the basis of the political mobilization among the many castes and classes before
during the freedom struggle and afterwards. The social religious movement of the 19th century had made the lower caste consider there is the backward condition, and also there is a right that has been to the denied to be them over to the centuries. As a result, many amongst them to the were no longer prepared to the accept their inferiors status as a diversity is ordinance. In the backdrop of there is the awakening, there is introduction of democratic principle of governance. The emergence of the party as a centralized politics and the attempt of their this rule is mobilize their lower and the outer caste along with the Muslim in it is a support to the threat there is a growing national movement. All the combined to the prepare growth for the politicalization of the caste. By the time India again to independence, the backward class is because of the politicalization had become a force to be reckoned with. There is a claim and demand could not be longer to the ignored. At the same time, the nationalist is a leader, where also is a community to be tasked of the improving their condition. In light to above the constitution marker in joining the upon to the new state to take a positive measuring for the bearing of the backward classes at the par with the rest of society. They realize that is without the positively interventions there the state it is would be not be possible to remove their historically accommodated backwardness. The policy of the reservation for the backward class needed to be understood in this context. The backward classes refer to three categories of the people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the other backward class means OBC. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है जिसको हम कर रहे हैं, उसका जो अगला पॉइंट है भारतीय समाज में जाति की भूमिका। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम भारतीय समाज में जाति की भूमिका के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत समाज में जाति की क्या भूमिका रहेगी। बात अगर हम करें यहाँ भूमिका की तो ये बात साफ हो जाता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक ढांचा उस समाज की प्राकृतिक से प्रभावित होती है। समाज की प्राकृतिक को समझने के लिए हमें सामाजिक जो है संरचना को समझना होगा कि सामाजिक संरचना होती कैसी है। भारतीय समाज संरचना को जाति प्रथा के रूप में जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि हमारे जो है किस तरह के जाति हमारे समाज में प्रेजेंट है। जहाँ जाति के अंतर्गत प्राचीन वर्ण श्रम व्यवस्था सम्मिलित होती है तो कई वर्ष का जो है जाति व्यवस्था का विकास समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता को बनाए रखने के लिए होता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी छोटी जाति में उत्पन्न होता था तो उसे बड़ी जातियों द्वारा परेशान किया जाता था और उसे अन्य अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था। दलितों की हालत बेहतर थी, छुआछूत के व्यवहार से उनकी दशा और भी खराब होती चली गई। जो बहुत बड़ी विडम्बना है भारत के लिए था पहले कि ऊंच नीच की भेदभाव जो थी जो वर्ण व्यवस्था के रिगार्डिंग होती थी, जहाँ पर जो है छोटी जात में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता था तो उसको बड़ी जाति के लोग जो थे सदैव ही परेशान किया करते थे, उनके शोषण किया करते थे और वो कई तरह की जो है सुख सुविधाओं से वंचित रखते थे। अगर हम यहाँ देखें परंपरागत जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण उस समय आते थे। आपको पता है कि ब्राह्मण जिसमें पुजारी और शिक्षित वर्ग ही आते थे जिसको हम जो है मुख से निकला हुआ आवाज़ कहते थे, यानी ब्राह्मण को मुख के रूप में देखा जा सकता है जिसमें पुजारी शिक्षित वर्ग होते थे। क्षत्रिय की बात होती थी जो कि योद्धा और शासक वर्ग होता था जिनको हम बाजू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैश्य को जो है व्यापारी एवं वर्णिक वर्ग होता था जिसको हम पेट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी ये व्यापारी करते थे, वर्ण करते थे। और क्षुद्र जो होती थी तुच्छ और प्रदूषित युक्त कार्य करते थे, यानी सभी जातियों को जो है पोषण करना, सभी जातियों के लिए कार्य करना क्षुद्र के अंतर्गत आता है जिसको हम जो है चप्पल जूते से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरह से जो है उस समय इसका 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था, यानी मुख से निकला हुआ कोई भी वचन ब्राह्मण के लिए होता था, ठीक है, जो बाजू से संबंधित क्षत्रियों के लिए होता था और पेट से संबंधित वैश्यों के लिए होती थी, और क्षुद्र को जो होता था पैरों से निकला हुआ जूते के समान समझा जाता था। तो इस प्रकार उस समय जो है वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी और समाज में ये विद्यमान भी थी। यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था जातीय वास्तविकता की बजाय ज़्यादा सैद्धांतिक है, यानी ये बात साफ हो गया है
कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है था जातीय वास्तविकता के वजह ज़्यादा ही सैद्धांतिक थी। वास्तव में 4 ही जाति नहीं बल्कि हजारों जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं जिन पर जाति व्यवस्था आधारित होती थी। अधिकांश जातियों का वर्गीकरण वर्ण पर आधारित किया जाता था और हालांकि ऐसा करना सामाजिक संरचना के अंतिम छोर पर असामान्य होता था, न कि मध्य में। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था जाति से संबंधित हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है समाज संरचना के अंतिम छोर के रूप में देखा जा सकता था कि ठीक है, जाति एक स्थानीय समूह होता था जो किसी भी व्यवसाय विशेष से जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ होता था। जन्म का सिद्धांत जातिगत समुदाय में सदस्यता का एकमात्र आधार माना जाता था, अर्थात व्यवसाय का जो है चुनाव स्वतंत्र न होकर कि जाति में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित होती थी। यानी उस समय व्यवसाय जो होती थी जाति के आधार पर होती थी। हम कोई भी जो जाति में जन्म लेते थे उसी जाति का जो कार्य था अपनाना पड़ता था। लेकिन यह आधुनिक समय में सब बदलाव हो चुका है। इसके अलावा इस जातिगत समुदाय के अपने खान पान एवं विवाह संबंधित नियम होते थे। समूह ही अपने सदस्यों के रहन सहन के नियम बनाते थे, यानी उनके समाज ही रहन सहन के नियम निर्धारित करते थे। जो उनके निर्माण नहीं मानते थे उन्हें जाति बरादरी से निकाल जाने के भी अधिकार समुदाय के पास होता था। यानी आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ता था। अगर मान लीजिए आप थोड़ा पढ़ लिख लिए समझ गए, तो अगर आप जाति से अगर आप किसी प्रकार के अगर आप नियम को उल्लंघन करते हो तो जाति जो होती थी उसको जो है समाज से बहिष्कृत कर दी जाती थी, यानी समाज से उसको जो है निकाल दिया जाता था। आधुनिक विचारधाराओं एवं संस्थाओं की दृष्टि से जातिगत पहचान मजबूत हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व, इसके दौरान और बाद में यह राजनीतिक लम्बाबंदी का एक हथियार बनने के कारण ऐसा संभव हुआ है। 19वीं शताब्दी के आरंभ सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने निम्न जातियों को उनकी खराब हालत के प्रति सचेत भी किया है और वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हुए हैं, जिनसे उन्हें सदियों से वंचित भी रखा गया है। परिणाम स्वरूप उनमें से अनेक अपनी दुर्दशा को भाग्य की देन मानने को तैयार नहीं थे। इस जागरूकता के फलस्वरूप शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होना स्वाभाविक बात था। कहते दल के केंद्रीय राजनीति का उदय एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा मुसलमानों सहित पिछड़े और वंचनीय जातियों को बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन का हर्ष करने के लिए लामबंद करने का प्रयास ने जातियों के राजनीतिकरण का आधार तैयार किया। भारत की स्वतंत्रता के समय राजनीति के कारण ये जो है पिछड़ी जाति का ताकत बन चुकी थी। उनकी मांगे एवं हित अधिक दोनों तक ही टालने नहीं जा सकते थे। उसी समय जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने भी उनकी दशा सुधारने का जो है बीड़ा उठाया। उपयोग के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने भी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्हें समाज में दूसरे के जो है समान स्थान में दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि राज्य की सहायता के बिना उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान में आरक्षण की नीति अपनाई गई और पिछड़े वर्गों के जो अंतर्गत निम्न 3 वर्ग आते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जाति यानी ओबीसी। तो इसमें जो है महात्मा गांधी भी ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश किया और उन्होंने दलित का जो है उत्थान में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं हर धर्म के लोगों को जो है हमारे देश में जीने का अधिकार है। सभी कहते हैं कि धर्म जो है जाति पे आधारित होती है, लेकिन आज के समय में जो है ये जो है बंधन टूट चुकी है। आज जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने अच्छे कुशलताओं से, अपने ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं और समाज में इनकी विशेष स्थान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, बहुत से ऐसे हैं जो दलित वर्ग से ही संबंध रखते हैं, जो कि इतने बड़े पद को प्राप्त कर चुके हैं। So our next topic is the most important here, caste politics. There is the, according to caste system, the caste in politics. There is the most important. The caste began to play an important role after the independence as the involvement in the political increase. The fact that it is excited as a easily is an identifiable social custom of people made it is an easy object of political mobilization by the political party in their quest for the political support and the votes. Where the political party are sought to be exposed to the caste for its own electoral purpose. The caste group, by the making politics their sphere of the active, got a chance to be assert their identity and bearing for the benefit and position in the society. Thus, the caste and politics interaction has been a two-way of process.
There is a most important way here. There is a, in the political in the caste is association is a play a crucial role. The caste association, the where a quasi is a volunteer association in the sense that is a membership was open only to be individual of the caste community. These associations were formed to the ensure to economics benefit or educational opening for more clearly political purpose of alternating their fight the hegemony of the upper caste. In the other caste, the involvement is the politics as a considerable necessary for scaling the specific purpose for which they were formed. Thus, once formed on the basis of the caste identity, the caste association went on the acquire non-caste functions. In electropolitics, there is a role of the caste is a politics that has become a powerful, and this can be seen at all level of the political process of the country. All the political party tend to be give a party ticket for the candidate for the contesting election for amongst the numerically or otherwise the dominant caste in every constituency. The major caste group get a representation in the counseling of minister. Be this election, there is a political appointment on even formation of political party. Caste has been the major considerations. The influence of the caste, however, varies depending upon to the level of election and their reason. Its influence is far more at the local and state level political process than at the national level. Caste play the great role in the rulers and then the urban area. In the rural area, at the local level, the smallest and constancy and the fact that there is a greater face by the face interaction account for the strong influence by the caste in politics. Since independent two factor has especially both the issue of caste in Indian politics into a sharp focus. And these are the first the integration of the universal adult franchisee and second constitutional provision for the protective discrimination in the favor of the backward classes. The introduction of the universal adult franchisee brought as a very large section of the profess and who has been to the interest executed on the account of property is a qualification to the vote into the arena in electoral politics. This made up task of mobilizing vote incredibly difficult for their political party. The daunting is the task was, however, made easily when the political party relied upon to caste to get their votes. In this purpose, caste involvement in the political depend with the every section in India. In addition to be encouraged area of the electoral politics, the constitutional provision for their protective discrimination also provided to the is a ground for the caste to play a significant role in politics. One may be noted here that is a protective discrimination was the mean for three categories of people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the OBC, collectively is called as the backward class. Of these three categories, the SCS and STS were easily is identifiable, and there was a large measure of the consensus on the need and desirability of having to the reservation for them. But the caste of the OBC was different. Since independent, two types of caste politics can be discriminated there. The first type involved the caste group is a remains either to the bearing or encouraged as a OBC by the state governments or this already recognized for a getting a higher quota in the reservation and the decision of the state government to the appointment backward classes and commonly commission for the time to time provide to the occasion for such as the state is a caste politics is a flourish. The second types of the caste politics is involved a mobilization of social and political force for on against reservation of for a OBC based solely in the caste criteria. And the extent of the caste involvement in the political can be appreciated by noting to the simple fact that over 50% of the population is a belong to a category of OBC.
Well, the first type of caste politics is sorted to influence the reservation policy of the state government. The second type of caste politics was the aimed to resist the reservation policy of the central government. The reservation issue thus the provided as a fertility ground for a caste to play an active role in the politics. देखिए यहाँ पर जाति के रिगार्डिंग जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, जाति में राजनीतिक में जाति, यानी राजनीतिक में जाति ने बहुत बड़ा गढ़ कर लिया है। और आज जो राजनीति होती है वो जाति पे आधारित होती है। आज जो है बड़े बड़े नेता जो है लोगों को जातियों में बांट रहे होते हैं और उससे जो है अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। इवन कि आप देखोगे न्यूज़ में भी यही जातियों का ही बंटवारा हो रहा होता है। कोई ये कहते हैं न्यूज़ वाले कि जो है इस क्षेत्र जो है गुज्जर क्षेत्र का है, ये क्षेत्र जो है ओबीसी क्षेत्र का है, ये जो एसटी कास्ट के लोग रहते हैं। तो न्यूज़ वाले भी जो है इनको कई वर्गों में बांट रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए कभी भी उचित और न्याय उचित नहीं हो सकता है। यानी कहते हैं हर जगह जो है जाति की भेदभाव लगी रही है, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों, सब के सब जो है हमारे धर्मों को जातियों को बांट रहे होते हैं और इनके वोटों को भी बांट रहे होते हैं। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इतना वोट परसेंट जो है गुज्जर जाति का है, इतना वोट जो है ओबीसी कैटेगरी का, इतना जो है मुस्लिम जाति का है। अरे भाई, जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो इतना मान सम्मान प्राप्त कर रखे हैं वो जब जातियों को बांट रहे होंगे तो आम इंसान में क्या इसकी दुर्दशा होगी, इससे आपसे अधिक समझदार कोई हो ही नहीं सकता इसके लिए। तो न्यूज़ वालों को भी इतना समझ होना चाहिए कि जातियों में ना बांटे तो ही अच्छा है, क्योंकि जाति हम लोग वहीं से सीखते हैं। कहते स्वतंत्रता के बाद जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया है। राजनीति में इनकी भूमिका अधिक बढ़ गई है। सच्चाई यह है कि आसानी से पहचान में आने वाले सामाजिक समूह के रूप में इसकी स्थिति में राजनीतिक दलों को इनके वोट और समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति को जो है राजनीतिक लंबबंदी का विषय बना दिया है। आपने देखा भी होगा कि जाति के आधार पर भी टिकट मिलती है। जिस क्षेत्र में जितने जाति होंगे उसी व्यक्तियों में से एक को जो है टिकट दी जाती है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो अपराधी वृत्त का हो। सिर्फ उनको इसलिए वोट मिल जाती है टिकट क्योंकि उस जाति से वो बिलोंग करते हैं और उस जाति पे उनकी बहुत बड़ी दबदबा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए कि आज जो है राजनीति में वो सारे व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं जिनको अपराधी वृत्त का होते हैं और कहते हैं इसमें सरकार किसी तरह के कुछ भी नहीं होता, ना रूल रेगुलेशन इन पे लागू होती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। आज जो है स्वतंत्र और अच्छे विचार वाले लोगों का बहुत राजनीति में कमी हो गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति के मुद्दे के दो कारकों से विशेष ध्यान आकर्षित किया है। पहला तो यही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होना, यानी भारत में जो है 18 वर्ष की जो वोट देने का अधिकार लागू किया है, इसने बहुत बड़ी जो है अपनी पैठ बना लिया है। कारण क्या है कि अब जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो भी अगर वयस्क हो चुके होते हैं और उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो आपको पता है कि भारत में जो 18 वर्ष की एज के जो होते हैं बहुत अधिक अमाउंट में व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात आती है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सुधारात्मक आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, यानी देखोगे तो पिछड़ी जातियों के लिए बहुत से आरक्षण किए हैं। कहते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जो है दिन रात जो है मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको जो है निश्चिंत से सोने की ज़रूरत है, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपके लिए जो है पहले ही रिजर्वेशन सीट कर दिया होता है। तो ये पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव आज होने लगा है, तो ये गलत है। आज हमें ये समझना चाहिए कि आज जो है OBC SC या कोई भी कैटेगरी के लोग हैं हमारे समाज में सामान्य उनको अधिकार मिला हुआ है और उनको हर जगह जो है सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है और बहुत से व्यक्ति जो होते हैं मेहनत करके आगे भी आ रहे हैं। तो भारत में जो है जाति व्यवस्था की जो ये बनाई गई व्यवस्था है उसे ख़त्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन रिजर्वेशन के कारण क्या होता है कि जो बच्चे पढ़े लिखे भी अधिक नहीं होते वो रिजर्वेशन के कारण सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है। आप आधुनिक युग में आ चुके हो, यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं, सभी जो है अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से पद उनको मिलना चाहिए आज के समय में जो उसके लायक हो, ठीक है। जो लायक नहीं होते उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो भारत का जो है कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। ये उन व्यक्तियों के हाथों में चला जाएगा जिनको जो है अच्छे से समझ बूझ नहीं होगी और फिर भी राजनीतिक में या जो है बड़े बड़े अफसर में बन के जो है देश को खोखला करने में
अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में जो है हम आधुनिक युग में रह रहे हैं और यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई जो है मेहनत का काम है। कुछ ही व्यक्ति जो है इस मेहनत को समझ पाते हैं, सभी व्यक्तियों में इस बात की समझ नहीं होती है। इसलिए जो है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सुरक्षात्मक आरक्षण की जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो देशव्यापी नहीं है। सार्वभौमिक जो है मताधिकार से जनसंख्या के एक बड़े ही वर्ग को चुनावी राजनीति में प्रवेश मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण क्या हुआ है, जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को जो है चुनावी राजनीति में प्रवेश मिला है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में 18 वर्ष से या 18 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसे अब तक संपत्ति की जो है योग्यताओं के आधार पर बाहर रखा गया था। इसे राजनीतिक दलों के लिए वोटों की लामबंदी कम काफ़ी कठिन हो गया है। परंतु यह कठिन काम तब आसान हो जाता है जब राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए जो है जातियों पर निर्भर होने लग जाते हैं। इसे प्रक्रिया में प्रत्येक चुनाव के साथ जातियों के चुनाव में भागीदारी मजबूत होती गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ ये काफ़ी मजबूत होना एक स्वाभाविक बात है। चुनावी राजनीति के जो है विस्तृत क्षेत्र के साथ सुरक्षात्मक भेदभाव के जो है संवैधानिक प्रावधानों में ने जातियों को जो है राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आधार प्रदान किया है। यानी इसका जो है काफ़ी भूमिका जो है इसका आधार बना दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सुरक्षात्मक भेदभाव 3 प्रकार के वर्गों के लिए था। एक तो थी अनुसूचित जातियों के लिए, एक थी अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एक था अन्य पिछड़ी जातियों के लिए। इन तीनों वर्गों में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आसानी से पहचानी जा सकती थी और इसके लिए आरक्षण की आवश्यकता और इच्छा पर अधिकांश सर्वसम्मति थी। परंतु अन्य पिछड़ी जातियों का जो है मामला इनसे अलग थी। यानी इन देखोगे तो पिछड़ी जातियों में जो है कई जाति जो है आ जाती है। दूसरे प्रकार की जातियाँ जो है राजनीति में ऐसे सामाजिक राजनीतिक दल आते हैं जो केवल जातीय आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पक्ष अथवा विरुद्ध लंबित काम करते हैं। राजनीति में जाति भागीदारी का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 50% अन्य पिछड़ी जातियों के संबंध रखता है। अब देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का अगर 50% अन्य पिछड़े जातियों में आती है तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ की आरक्षण दिया जाए तो कितना बड़ा जो है जनसंख्या ओबीसी के अंतर्गत आ जाएगा। पहले प्रकार की जातीय राजनीति राज्य सरकार की आरक्षण नीति की प्रभावित करने का प्रयास भी करती है। तो दूसरे प्रकार की जातीय जो है राजनीतिक उद्देश्य को केंद्र सरकार की संरक्षण नीति का विरोध भी करना है। देखिए, कहते हैं जातीय आरक्षण जो है हमारे देश में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है काफ़ी सभ्य हो चुका है, काफ़ी विकसित हो चुका है और यहाँ पर जो है आज एजुकेशन को महत्व देना चाहिए, ना कि जाति को देना चाहिए। कहते हैं पहले इनके साथ भेदभाव की जाती थी तो ये न्याय उचित था क्योंकि इनको आगे बढ़ाना, लेकिन आज के समय में कोई जाति भेदभाव नहीं रह गई है तो इनको जो है आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और इससे वो व्यक्ति सब आ सकते हैं राजनीतिक में या अच्छे पोस्ट पे जो उनके योग्यता रखते हों। इस प्रकार आरक्षण के मुद्दे ने जातियों की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को उपजाऊ भूमि प्रदान की गई है। कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अध्ययन में अनुच्छेद 38 और 46 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वो जनसाधारण कल्याण का सामान्य एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण का विशेष ध्यान रखे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के लोगों के कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जो है प्रभावशाली ढंग से तैयार एवं प्राप्त करनी चाहिए जिसमें जो है राष्ट्रीय जो जीवन के सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में न्याय हो। दूसरी बात ये कहती है कि राज्य को विशेष रूप से न केवल लोगों के बीच अतुल विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा विभिन्न व्यवसायों में जुटे लोगों को जो है समूहों के बीच आय में असमानता को कम करने में प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसरों की जो है असमानताओं को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि असमानता को कम करना बहुत बड़ी जरूरी हो गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक हितों के पूरा ध्यान से प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें सभी प्रकार के जो शोषण तथा अन्याय से बचाएगा। देखिए, अन्याय से बचाना बहुत जरूरी है। कोई भी जाति को अगर दूसरे जाति उसको गलत कहता है तो इनके लिए प्रावधान जो है न्यायालय में होनी चाहिए, जिसमें इनकी सुनवाई फास्ट होनी चाहिए। तो ये बात न्याय उचित है, क्योंकि किसी को हम जो है धर्म के रिगार्डिंग छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। कहते हैं जाति कोई भी हो, सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसमें आरक्षण प्रदान करना
क्योंकि इससे ये हो जाता है जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं वो उनका जीवन जो होता है तहस नहस हो जाता है। इसलिए आरक्षण के कोटे को जो है तो अभी सरकार पे भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति जो है सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित भेदभाव के आवश्यक समझा था, क्योंकि केवल अवसरों की समानताओं से पिछड़े जातियों को लोगों को समाज के अन्य लोगों के बराबर नहीं लाया जा सकता। परिस्थितियों की समानता के बिना अवसर की समानता का परिणाम समानता लाने के बजाय असमानता को बढ़ाना होगा। यह जो है गैर करने योग्य बात है, यानी बहुत ही जरूरी बात इसको है कि सनातन भेदभाव जो है असमानता को अधिकार का बाद न होकर उसका एक विभिन्न अंग सा बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर थी जिसके 46 के बारे में और 38 के अनुच्छेद के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि बहुत जरूरी थी। रिजर्वेशन, व्हाट इज द रिजर्वेशन हियर? The reservation here is the policy, the most important. There is a first point here arrived, or it is rational. The rational here are keeping in mind the backward condition of the backward classes. The constitutional marker also made a special provision for the is a fulfillment of the backward classes. The special provision are in their form of protective discrimination. The policy of reservations is on the instance of the protective discrimination. Before we discuss the policy of reservation and its constitutional provisions, let us brief look at the constitutional provision relating to the backward classes. The Article 38 and 46 is the chapter or directive principle, their most important chapter. Also doing there, the enjoining upon to the state duty to the strive for the welfare for the people in a general and backward classes in a particular. Article 38 state 1, the state shall be tried to the promote to the welfare of people by scoring and the promoting to the effective as it is a social order which is the justice. The social economics and political shall form all the institution of the national life. A second here, the state shall be a particular strive to be minimized to the inequalities in incomes and the behavior of the eliminate the inequality in status, facility and opportunity not only amongst the individually but also amongst the group of people deciding and different area of engage in different is a vacation. The article is a 46 stipulate if there is a state shall be promoted with the special care the educational and the economical interest of the weaker section of the people, and it is a particle of the scheduled caste and tribes as the shall protect them from injustice and all form of explanations. The policy of reservation is based on the principle of protective discrimination, and protective discrimination is a favor of the backward. The classes has a felt necessity by the constitution marker because of the realization that is equality of opportunity, along with not of his living to the backward class at the par with the rest of the society. Equality of opportunity in the absence of the equality of condition would be result in is a deepening of inequality instead of promoting equality. One must be noted here that is a provision of the protective discrimination is not on expression but is integrated to be right to be equality. The second point is the most important reservation for the SC and ST quota. The Constitution recognizes three categories of people as a backward class. In this section, we will deal with the provision of related to the SC, ST. The Constitution provides for the three types of reservation for the SC caste and SC tribes. There is the most important here is the scheduled caste and scheduled tribes. There are our first reservation job is the government service and the public sector. The reservation in their education institution and the reservation is the legislative representation. Under Article 16A and 324 and the 333, the 50% and 7% of job are reserved at all level in the public service for the SC and the ST, respectively. This is reservation, however, most as the for it is may be consistent with the maintenance of efficiency of administration. Article 35. There is a provision for the Article 16.
The Article 15.4 is a deal with the reservation of a seat in the educational institution. And Article 15.4 state or nothing in Article 15 or Clause 2 or Article 29 shall be prevent the state for making any special provision for the advancement of any social and educationally backward class of citizen of or their scheduled caste and scheduled tribes. Accordingly, there is a union and state government and have reserved to 20% of the seat in all the educational institution and maintaining by the public money. Moreover, qualification for the admissions has also been relaxed for the SC and ST quota so that they can be get assist to educational opportunities. Article 330 and 332 is provide for the reservation of seat in the Lok Sabha and state legislative assemblies. 78 seat for the SC and 38 seat for the ST are reserved for in the Lok Sabha and the state legislative assembly 540 and 282 seats are reserved for the SC and ST is respectively. Moreover, seats are also reserved in the Panchayati Raj institution. The next point here arrive the reservation for the OBC. There is reservation for the OBC here. As we have already noted that a task was specified to identify other backward classes means OBCS was left to the union and state government. In many states where the backward class is a movement was strong, such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Bihar, to the name the few, the state governments have reserved a job at all level in the public service and the seat of educational institute. There is the most important provision for the some state. The union government, however, took a very long time in the deciding to the provide reservation to the OBCS in the central service. The union government had earlier as a 1953 appointed a Kellekar's commission under Article 340. The commission has submitted its report in 1956, but its recommendations were not implemented by the union government. The second commission under Article 340 was appointed by Janata Party government in 1978. The commission known as the Mandal Commission has submitted a report 1982 and it is identified as a 3,943 caste as a OBC and recommended of 27 reservation in the government and semi-government job and admission to the educational institutes. On 30 August 1990, the Union government headed by the BP Singh issued on the officially is a memorandum sending reservation to the OBC on the line recommended by the Mandal Commission. Some threat after is a spirit to the protect where to stay. And there is a writ or petition where the Phil Supreme Court and many High Court is questioned this measure. The Supreme Court is examined the issue of the November 1992 the permitted by the union government to reserve 27 of the job for the OBC subject to be is the exclusions of the creamy layers. Among to the OBC, the Ramanand Prasad community was set up to the union government to identify there is a creamy layer and once it had done its job, the government executive the order to the 30th August 1990 in the September 1993. Thus we can see that took nearby the 40 years for the union government to provide the benefit of reservation to the OBCS and it also took as a much time to accept caste as a valid basis for the identification of the socially and educationally backward classes. The next topic is here most important the importance of women as a reservation. There is a most important here. The women constitute nearby the half of the entire Indian population, but a condition of women in their Indian miserable due to literacy, poverty, and backward social value. Keeping a view to prevalent of circumstance is reservation for the women but started in the incompetent there is a woman from the dusk garage to the household. A debate to there has been to the going on the ensure women reservation is at every level of representative system of India, democracy and even in their state administrative service. Under the Panchayati Raj system, women as a seat has been reserved at both the Panchayati level and the block of district level. Some political parties are also debating the issue of giving at the least
30% of ticket to the women candidate for a contesting election for the state legislative assembly and also for the parliamentary election, but a woman has the reservation bill is still pending in the parliament. हमारा जो अगला टॉपिक आया है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है आरक्षण नीतियाँ। देखिए आरक्षण नीतियाँ क्या है, इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है मूल आधार। देखिए आरक्षण की नीति का मूल आधार क्या हो सकता है। कहते हैं पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को देखते हुए संविधान में अनेक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इसमें जो है SC/ST कोटा के लिए और OBC के लिए जो आरक्षण प्रदान किया गया है। इवन की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। विषय प्रावधान संरचनात्मक भेदभाव के रूप में है। आरक्षण की नीति एक जो है संरचनात्मक विभेदीकरण है। आरक्षण नीति एक एवं इसके जो है संवैधानिक आरक्षणात्मक प्रावधान जानने से पहले आइए पिछड़े जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों को जानें। कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत धारा 38 और 46 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जन साधारण के सामान्य और पिछड़ी जातियों के विशेष कल्याण पर ध्यान दे। धारा 38 के अनुसार कहते राज्य चाहिए कि वह जनता की भलाई एवं कल्याण के लिए उसके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर को जो है राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए सदैव प्रयास करे। ये प्रत्येक जो है राजनीतिक नेताओं का ये प्रयास होना चाहिए। राज्य विशेष रूप से आर्थिक स्तर की असमानता को कम करने का प्रयास करे और साथ ही जो है आर्थिक असमानता को जो है दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए जो है कम किया जा सके। यानी जो भी लोग जो है ऐसे प्रावधानों से गुजरते हैं जिनकी स्थिति समाज में बुरा हो जाता है उनके लिए प्रावधान करे। धारा 46 के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह गरीब तबके लिए लोगों को जो है शैक्षिक आर्थिक स्तर पर जागरूकता लाकर उनका जो है संवर्धन करेगा। राज्य विशेषता अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जो है शोषण से मुक्त करके नैतिकता आरक्षण प्रदान करेगा। आरक्षण की नीति का मुख्य आधार संरचनात्मक पूर्तिकरण से है। यह पूर्तिकरण पिछड़ी जातियों के पक्ष में है क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा था कि बिना उनके ऊपर उठाए समता मूलक समाज का निर्णय नहीं किया जा सकता। समानता में संवर्धन के बजाय समानता के अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संरचनात्मक पूर्तिकरण के प्रावधानों के अपवाद नहीं है, लेकिन समानता के अधिकार में जो है अनुसूचित जरूरी है। उसके पश्चात अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। देखिए ये कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है कि संविधान के जो है पिछड़ी जातियों की 3 तरह से पहचाना की गई है। इस अनुभाग में हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधानों की चर्चा करेंगे। कहते संविधान के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में 3 तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। पहला सुनिश्चित यही किया गया है कि सार्वजनिक एवं सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण इनको प्रदान किया गया है और विधायक प्रतिनिधित्व में आरक्षण भी धारा जो है 16 जो 20 और चौथा बात यही बताती है कि 333 के अनुसार जो है 15% और 7.5% नौकरियों में आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की गई है। धारा 35 में यह व्यवस्था है कि प्रशासनिक स्तर पर भी यह आरक्षण अनुसूचित जाति का ही होगा। धारा 15 और 4 आर्टिकल की बात करें हम तो जो है शिक्षित संस्थाओं को सीटों का जो है प्रबंधन किया गया है। इस आधार के अनुसार राज्य के धारा 15 या धारा 29 के जो है उपबद्ध में किसी तरह का संशोधन करके सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ जो है अधिक करने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि संघ या राज्य सरकार ने पहले से ही उन शैक्षिक संस्थान जो जनता के धन से संचालित होते हैं वहाँ 25% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए उनकी योग्यताओं में भी जो है शिथिलता रखी गई है। उनसे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। धारा 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की भी आरक्षण की गई है। लोकसभा में कुल जो है 78 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए तथा 38 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। राज्य की विधानसभा सीटों में जो है कुल 540 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 282 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए भी इस प्रकार की सीटें जो है आरक्षण करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि अन्य पिछड़े जातियों की पहचान करने और सुनिश्चित करने का काम केंद्र एवं राज्य सरकार को छोड़ दिया गया है।
ऐसे कई राज्य में जहां पिछड़े वर्गों का आंदोलन मजबूत था, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि में राज्य सरकार ने लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर नौकरियों को तथा जो है शिक्षित संस्थाओं में सीटों को आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है, जो कि कहते हैं कई हद तक न्याय उचित भी है, क्योंकि इनको जो है पहले के समय में जो है इतना उनको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर नहीं किया जाता था। लेकिन अगर बात करें हम केंद्र सरकार की केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने में, तो अब इससे अधिक लंबा समय लिया गया, यानी काफ़ी समय जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में जो है इनको प्रावधान दिया गया। केंद्र सरकार ने 1953 में अनुसूचित 340 के अंतर्गत केलरकर आयोग नियुक्ति किया गया था, और आयोग ने जो है 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश को लागू नहीं किया। दूसरी आयोग जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है 1978 में जो है नियुक्त किया गया था। इस आयोग के मंडल आयोग कहा गया था, जैसे अपनी रिपोर्ट जो है 1982 में सरकार को सौंप दी गई, और इसमें 3943 जनजातियों के पिछड़ी जातियों के रूप में पहचान की गई तथा सिफारिश की गई कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में तथा शिक्षण संस्थाओं में इन जातियों के लिए जो है 27% आरक्षण प्रदान किया जाए, जो कि बहुत बड़ी आरक्षण की जो है यहाँ पर बात करने का प्रावधान किया गया। 13 अगस्त 1990 में जो है बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक कार्यवाही ज्ञापन जारी कर अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया। इसके तुरंत बाद बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल भी की गई तथा सर्वोच्च न्यायालय में नई कार्रवाई का प्रश्न भी उठाया गया। इन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर जो है नवंबर 1992 में सुनवाई की तथा केंद्र सरकार को इस शर्त पर अन्य पिछड़े जातियों को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी कि अन्य पिछड़े जातियों की जो है क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से बाहर रखा जाए, यानी क्रीमी लेयर को जो है इससे बाहर रखने का प्रावधान से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामानंद प्रसाद आयोग का गठन किया गया। इसका काम पूरा होने के बाद सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेशों को सितंबर 1993 से लागू किया, यानी 1993 में जो है 1993 में इसको लागू किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात इसमें थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की आरक्षण का जो है लाभ देने के लिए 40 वर्ष का समय लिया। इतना ही समय जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति को एक सही आधार स्वीकार करने में लिया गया। हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि अन्य पिछड़े जातियों के आरक्षण का लाभ केवल सरकारी नौकरी में ही दिया गया है, और उसके लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महिलाओं के लिए आरक्षण का महत्व। देखिए, भारत सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है समाज में सही स्थिति देने के लिए जो है कई जगहों पर जो है उनके लिए आरक्षण का जो है प्रावधान किया है। आज जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर रही है और हर क्षेत्र में जो है इनका विशेष स्थान भी रहा है। तो महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने बहुत तरह के प्रयत्न किए हैं। महिलाएं जो है भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है, और इनका जो है प्रतिशत सामान्य ही माना गया है, जितने पुरुष है उतने ही महिलाएं हैं। लेकिन भारत में अशिक्षित, गरीबी और पिछड़े सामाजिक मूल्य के कारण महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। कहते हैं प्रचलित परिस्थितियों के दृष्टिगत महिलाओं के घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया है, और ये प्रावधान उनकी भलाई के लिए अत्यंत जरूरी भी थी। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक प्रतिनिधित्व संस्था राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बहस जारी है। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जो है सीटों को आरक्षण कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल राज्य विधानसभाओं तथा संसदीय चुनाव में 30% जो है टिकटों पर महिला प्रत्याशी को चुनाव लड़वाने की बहस चल रहे हैं, परंतु महिला आरक्षण विधेयक अभी तक संसद में लटका पड़ा है। कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है, कुछ अच्छी बातें जो होती है वो सदैव लटकी ही रहती है, और जो गलत बातें होती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें जो है महिलाओं के आरक्षण में संसद में लटकाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को जो है समाज में पुरुषों के समान देना अधिकार बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है स्त्रियों की सम्मान में जो है और भी वृद्धि हो सके। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें हम सांप्रदायिकता के विषय में, ठीक है, आरक्षण के विषय में
और कहते हैं जाति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जो कि बहुत ज़रूरी था आपके समझ के लिए और आपके लिए भी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि पहला ये कि त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही एम है कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, और इसमें जो है आप हेल्प कर सकते हो अपने जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे इसका लिंक को कॉपी करके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तभी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कोई आपको अच्छा लगता है टॉपिक, अगर आप देखना चाहते हो तो दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो पहले वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर भी लिखते हो यूट्यूब पे तो वो तिरपस कर देगा।